नमस्कार। भारत आज चारों तरफ से घिरा हुआ दिखाई देता है। दिल्ली के दिल में बम धमाका, सीमा पर गोलियां, समुद्र से उपद्रव, देश के भीतर बड़े पैमाने पर सुनियोजित आतंकवादी साजिशें और पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर नृशंस अत्याचार और भड़कती भारत विरोधी भावनाएं। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर जल्द ही जंग छिड़ने वाली है जैसे उग्र दावे लगातार तैर रहे हैं। फिर भी हैरत की बात यह है कि दिल्ली शांत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसी खुले सैन्य जवाब की घोषणा नहीं कर रहे, जबकि देश के भीतर एक बड़ा वर्ग बेचैन होकर पूछ रहा है, क्या मोदी डर गए हैं? क्या भारतीय सेना दबाव में आ गई है या फिर किसी बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है? यही वह सवाल है जो आज हर चौराहे पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर टीवी स्टूडियो में घूम रहा है। याद कीजिए 10 नवंबर 2025 की वह शाम, जब दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास खड़ी एक कार अचानक भयंकर धमाके के साथ हवा में उछली और चंद सेकंड में चीख पुकार, धुआं और आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। 2 दिन के भीतर ही केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस घटना को आतंकवादी हमला घोषित कर दिया। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ, 2 मिनट का मौन रखा गया और पूरे देश को भरोसा दिलाया गया कि इस कायराना हमले के गुनाहगारों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। आम भारतीय को स्वाभाविक रूप से यह लगा कि अब अगला कदम वही होगा जो उरी और पुलवामा के बाद हुआ था। सीमा के पार किसी ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक, बमबारी या फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई नया कोड नेम, जिसकी गूंज टीवी डिबेट्स से लेकर संसद तक सुनाई दे। लेकिन इस बार कहानी यहां से नया मोड़ लेती है। भारत ने इस हमले की जितनी कड़ी भाषा में निंदा की, उतने ही सधे हुए शब्दों में कहा, भारत अपनी पसंद के समय, स्थान और तरीके से जवाब देगा। और अभी तक किसी तात्कालिक बड़े सैन्य ऑपरेशन की घोषणा नहीं हुई है। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे, क्या सरकार डर गई है? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक गई है? या क्या भारतीय सेना अब पहले जैसी नहीं रही? इस संशय को और हवा दी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से आ रही लगातार उकसावे वाली हरकतों ने, जो मानो चाहते हैं कि भारत किसी भी तरह भावनात्मक विस्फोट में फूट पड़े। उधर दुनिया की कुछ बड़ी ताकतें इस इंतजार में बैठी हैं कि भारत को कैसे भी किसी लंबे युद्ध में फंसाया जाए और उसके विकास की गति ठप पड़ जाए। अब जरा नजर घुमाते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां पर्दे के पीछे असली खेल खेला जा रहा है। आज पाकिस्तान का नाम लेते ही सबसे पहले जो चेहरा सामने आता है वह प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है, जिन्हें सभी लोग देश का वास्तविक शासक मानते हैं। रॉयटर्स और अन्य रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान इस समय गहरे बहुस्तरीय संकट में फंसा है। बलूचिस्तान में अलगाववादी हमले, सिंध और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विरोध की आवाजें बढ़ती जा रही हैं। अफगान सीमा पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लगातार हमले, ऊपर से चरमराती अर्थव्यवस्था और आसमान छूती महंगाई। IMF की शर्तों ने सरकार को सब्सिडी खत्म करने, टैक्स बढ़ाने और रुपए को गिरने देने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे माहौल में आम पाकिस्तानी सीधे सीधे अपनी ही सरकार और सेना को जिम्मेदार मानने लगा है, जिससे मुनीर पर घरेलू दबाव कई गुना बढ़ गया है। इसी बीच वाशिंगटन से एक और नई मुश्किल आ खड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना के तहत अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को मध्य पूर्व में तैनात होने वाली एक तरह की स्टेबलाइजेशन फोर्स में भेजे, ताकि अमेरिका सीधे जमीन पर न उतरे, लेकिन उसका एजेंडा आगे बढ़ता रहे। अगर मुनीर इस दबाव के आगे झुकते हैं तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी गुट और आम जनता इसे यहूदियों के लिए मुसलमानों को भेजने जैसा प्रोपेगेंडा बनाकर उनके खिलाफ बगावत खड़ी कर सकते हैं। अगर इनकार करते हैं तो IMF, FATF और समूची अमेरिकी मदद पर लटकती तलवार गिर सकती है। ऐसे चक्रव्यूह में फंसे आसिम मुनीर के लिए
एक पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है। बाहर के दुश्मन से सीमित टकराव, ताकि भीतर की सारी नाकामियां को कौमी लड़ाई के धुएं में छिपाया जा सके। यही वजह है कि भारत पाक सीमा से लगातार गोलीबारी, कठोर बयानबाजी और यहां तक कि सिंधु जल संधि रद्द करने को जंग की घोषणा समझने जैसे बयान बार बार सुनाई देते हैं। कई स्ट्रेटेजिक विश्लेषक साफ लिखते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट जैसी वारदातें अगर पाकिस्तान के कुछ नेटवर्क से जुड़ी साबित होती हैं तो उनका मकसद सिर्फ खून खराबा ही नहीं, बल्कि भारत को इतना भड़काना है कि वह खुली जंग छेड़ दे और मुनीर घरेलू असंतोष को दबाने के लिए भारत से जंग लड़ रहे हैं वाले नैरेटिव का इस्तेमाल कर सकें। अब कैमरा घुमाते हैं पूर्व की तरफ, बांग्लादेश पर। 2024 के छात्र आंदोलनों और राजनीतिक उठापटक के बाद आई मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार खुद को सुधार और लोकतंत्र का नया चेहरा बताती रही है। लेकिन आज जमीन पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि फरवरी में प्रस्तावित चुनाव होंगे भी या नहीं। लोवी इंस्टीट्यूट, गार्डियन और अन्य स्रोत बताते हैं कि बीते 1-2 साल में बांग्लादेश भारत संबंधों में तेज खटास आई है, जिसकी मुख्य वजह है बांग्लादेश का भारत विरोधी ताकतों का अड्डा बन जाना, हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले, मंदिरों की तोड़फोड़ और भारत विरोधी भावनाओं को जानबूझकर भड़काना। भारत समर्थक माने जाने वाले नेताओं की हत्याएं, भीड़ द्वारा पीट पीट कर की गई हिंदू युवक की हत्या और उसके शव का अपमानजनक प्रदर्शन, इन सबको बांग्लादेशी नेतृत्व ने या तो अपराध की सामान्य घटनाएं बताया या फिर शत्रु ताकतों की साजिश। इसके साथ साथ कुछ कट्टरपंथी संगठनों द्वारा ग्रेटर बांग्लादेश, भारत ने हमारे उत्तर पूर्व पर कब्जा कर रखा है जैसे नारे उछाले गए। यह सब महज संयोग नहीं। जब भी किसी अंतरिम या कमजोर सरकार के सामने चुनाव का दबाव होता है तो सबसे आसान रास्ता होता है बाहरी दुश्मन गढ़कर घरेलू असंतोष को उसी ओर मोड़ देना। यूनुस सरकार के लिए भारत के साथ तनाव दोहरे फायदे दे सकता है। पहला, विपक्ष को भारत परस्त या देशद्रोही बताकर कमजोर करना। दूसरा, यदि हालात बिगड़ जाएं तो चुनाव टालने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा संकट का बहाना हाथ में होना। यानी बांग्लादेश की राजनीति में भी भारत से झड़प किसी जीवन रेखा की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। इन दोनों पड़ोसी मोर्चों के ऊपर हमेशा 2 बड़े साए रहते हैं, अमेरिका और चीन। अमेरिका के लिए भारत आज एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ वह चीन को बैलेंस करने के लिए भारत को मजबूत देखना चाहता है, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत उसकी अपनी रणनीतिक पकड़ के लिए चुनौती बन सकता है। ट्रंप प्रशासन की गाजा योजना और पाकिस्तानी सेना पर दबाव की खबरें दिखाती हैं कि वाशिंगटन इस्लामाबाद को अपने एजेंडे के अनुरूप मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। IMF, FATF और सैन्य मदद के जरिए उस पर आर्थिक, कूटनीतिक लगाम भी कसी हुई है। ऐसे में अगर दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ता है, भारत पाक या भारत बांग्लादेश सीमा पर झड़पें तेज हो जाती हैं, तो अमेरिका के लिए यह एक सुनहरे मौके की तरह होगा। भारत की तेज रफ्तार विकास की ट्रेन को बेपटरी करने का मौका, उस पर से वह मध्यस्थ या स्टेबलाइजर बनकर अपनी भूमिका भी मजबूत कर सकेगा। चीन दूसरी दिशा से खेलता है। CPEC, ग्वादर, कराची पोर्ट, चट्टोग्राम और बांग्लादेश की पावर परियोजनाओं के जरिए बीजिंग ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में गहरी आर्थिक पकड़ बना ली है। कई थिंक टैंक मानते हैं कि चीन के लिए सबसे मुफीद स्थिति वही होगी जब भारत एक साथ पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी तीनों सीमाओं पर दबाव झेल रहा हो। इससे उसकी सेना बढ़ जाएगी और रक्षा खर्च बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी में लगने वाला धन हथियारों पर खर्च होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर दक्षिण एशिया में लगातार लो इंटेंसिटी वॉर का माहौल बना रहे तो बीजिंग को इंडो पैसिफिक में अपेक्षाकृत खुला मैदान मिल सकता है। अब ऐसे माहौल में अगर भारत तुरंत खुले युद्ध में कूद पड़ता है तो जरा सोचिए किसका एजेंडा पूरा होगा। पाकिस्तान को घरेलू संकट से राहत, बांग्लादेश को चुनाव टालने का बहाना, अमेरिका को भारत की तेज रफ्तार विकास की ट्रेन के बेपटरी करने का मौका,
चीन को आर्थिक प्रतिस्पर्धी भारत की गति धीमी करने का मौका। और नुकसान किसका? भारत का, जिसकी अर्थव्यवस्था आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जा रही है और जो अगले दशक में चीन को टक्कर देने की क्षमता रखती है। यहीं से मोदी सरकार की रणनीति को समझने की कोशिश करनी होगी। बीते दशक का पैटर्न देखें। उरी के बाद 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद 2019 का बालाकोट, दोनों मौकों पर भारत ने भावनाओं की गर्मी में उसी पल जवाब नहीं दिया। पहले खुफिया सूचनाएं इकट्ठा की गईं, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तैयार किया गया, सैन्य तैयारी पूरी की गई और फिर चुनी हुई रात को सटीक निशानों पर हमला किया गया। मौजूदा बयानों में भी सरकार बार बार वही लाइन दोहरा रही है, जवाब जरूर मिलेगा लेकिन हमारे समय और हमारी शर्तों पर। यानी चुप्पी का मतलब निष्क्रियता नहीं बल्कि लंबी तैयारी है। इस तैयारी के 3 मुख्य मोर्चे हैं: इंटेलिजेंस वार, आर्थिक कूटनीतिक घेरा और कोवर्ट प्रेशर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में जिस तरह संदिग्ध मॉड्यूल्स पर छापे पड़े, फंडिंग चैनल्स पर नकेल कसी गई और सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी नेटवर्क्स को चिन्हित किया गया, वह दिखाता है कि एक बड़े हमले का जवाब एक और बड़ा हमला भर नहीं है बल्कि हजारों छोटे छोटे काउंटर अटैक की रणनीति भी चल रही है। CSIS और दूसरे थिंक टैंक इसे प्रोएक्टिव डिसरप्शन कहते हैं। यानी दुश्मन के नेटवर्क को इतना कमजोर कर दो कि वह राजनीतिक बयानबाजी जितनी भी करे, मैदान में कोई बड़ा कारनामा न कर पाए। आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान पहले से ही FATF और IMF के दबाव में है। भारत सीधे नाम लिए बिना भी आतंक वित्त पोषण और मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर उसके लिए नए कर्ज और निवेश को और मुश्किल बना सकता है। बांग्लादेश के मामले में भारत के पास ट्रांजिट, बिजली आपूर्ति, बाजार तक पहुंच और सीमा प्रबंधन जैसे कई कार्ड हैं। रिपोर्टें दिखाती हैं कि जब जब अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े, नई दिल्ली ने ढाका को कड़े शब्दों में संदेश दिया और सहयोगी परियोजनाओं की रफ्तार पर भी पुनर्विचार के संकेत दिए। ये सभी कदम बिना शोर किए उस पटरी को हिलाते हैं जिस पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था टिकी है। तीसरा और सबसे विवादास्पद मोर्चा है कोवर्ट प्रेशर, जिसे अक्सर अज्ञात बंदूकधारियों के जरिए महसूस कराया जाता है। बलूचिस्तान, सिंध और POK में पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी ठिकानों पर होने वाले रहस्यमय हमलों की खबरें आती रहती हैं, जिनकी जिम्मेदारी कभी कोई छोटा संगठन ले लेता है, कभी कोई नहीं। लेकिन इतना साफ है कि इन हमलों ने पाकिस्तानी सेना को अपने ही घर के भीतर बुरी तरह व्यस्त कर दिया है। खुले स्रोत किसी विशेष देश की सीधी भूमिका की पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह जरूर दिखाते हैं कि जब जब पाकिस्तान भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करता है, उसी दौरान उसके अपने अंदरूनी जख्म और गहरे उभर कर सामने आते हैं। परिणाम यह कि उसके लिए भारत के साथ लंबा युद्ध छेड़ना आर्थिक और सैन्य दोनों ही मोर्चों पर आत्मघाती सौदा बन जाता है। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आखिर है क्या? टीवी डिबेट्स की भाषा में इसे शायद किसी एक बड़ी रात, कुछ चमकीली मिसाइलों की आतिशबाजी और जोशीले नारों से जोड़ा जाता है, लेकिन असल मायने में यह एक धीमी, गहरी और बहुस्तरीय स्ट्रेटेजी है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें दुश्मन को उसके ही बोझ से झुकने दिया जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति और उसके आंतरिक टकराव को इस हद तक बढ़ने दिया जाता है कि जब भारत चाहे तब सीमित लेकिन निर्णायक कार्रवाई करके उसकी लंबे समय की लड़ने की क्षमता तोड़ दी जाए। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि अगर आसिम मुनीर गाजा वाले जाल में और फंसते हैं, बांग्लादेश में यूनुस सरकार चुनाव और हिंसा के दबाव में और कमजोर होती है और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था IMF, FATF के बोझ से और डगमगाती है, तो 2026-27 के बीच कहीं ना कहीं भारत के लिए एक ऐसी खिड़की खुल सकती है जब दुश्मन भीतर से इतना कमजोर होगा कि सीमित हाईटेक ऑपरेशन भी उसके लिए भारी पड़ जाएगा।
उस समय अगर भारत किसी नए सैन्य या हाइब्रिड ऑपरेशन को अंजाम देता है तो दुनिया को वह अचानक और चौंकाने वाला लगेगा, लेकिन उसकी तैयारी शायद इसी संयम और इंतजार के दौर में चुपचाप होती रहेगी। और यही नरेंद्र मोदी के इंतजार का असली रहस्य है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों चाहते हैं कि लड़ाई अभी शुरू हो, जब वे घरेलू संकटों से घिरे हैं और उन्हें भारत विरोध की चादर से ढक सकते हैं। कुछ बड़ी ताकतें भी चाहती हैं कि भारत किसी लंबी जंग में उलझ जाए ताकि उसकी तेज विकास यात्रा पर ब्रेक लग जाए। इसके उलट मोदी सरकार का गणित यह दिखाता है कि जितना अधिक वे उकसाएं उतना ही शांत रहना है, लेकिन हर वार की कीमत अलग अलग मोर्चों पर धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से वसूल करनी है। जब दुश्मन अपने ही बोझ से झुक जाएगा, जब उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति और उसके अंदरूनी विद्रोह उसे भीतर से खोखला कर देंगे, तभी ताबूत में आखिरी कील ठोकने की जरूरत है। और उसी क्षण संभव है दुनिया इसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कहकर याद करे। वैसे इस बारे में आपकी अपनी क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या यही इंतजार, यही धैर्य भारत की नई रणनीति की पहचान है, जहां जंग सिर्फ सीमा पर नहीं, समय के तराजू पर भी लड़ी जाती है? जरूर बताइएगा।